वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात आती है हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन की। देखिए ये टर्म जो है हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन किसने दिया? इस टर्म को दिया है, दिस टर्म कॉइन्ड बाय ई हिड्स। कब दिया था? 1928 में। ठीक है, अब देखिए हम पहले समझते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन होता क्या है। देखिए सपोज कीजिए ये आपका क्रोमोजोम है। ठीक है, इस क्रोमोजोम का कुछ पार्ट अगर लेस कंडेंस्ड है तो उसे हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन। समझ आ रहा है? अगर इस क्रोमोजोम का कुछ पार्ट लेस कंडेंस्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे? लेस कंडेंस्ड मीन्स लेस कॉइल्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूक्रोमेटिन। अगर वही पार्ट हाईली कंडेंस्ड है, अगर वही पार्ट सपोज कीजिए ये पार्ट है, अगर हाईली कंडेंस्ड है तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। इतना समझ आया आपको? जैसे अगर आप देखिए इस फिगर में, ये देखिए लेस कंडेंस्ड है ना, और अगर आप इस सेम इधर देखें तो आपको ये कितना कंडेंस्ड है। देखिए ये कंडेंस्ड है और ये कितने दूर दूर है न्यूक्लियोसोम को। ये न्यूक्लियोसोम पर आपको अच्छी तरीके से आते हैं सब। ठीक है, तो अब इनकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अब एक चीज़ और सुनिए आप मेरी। सपोज कीजिए ये आपका क्रोमोजोम है। ठीक है, अब ये लेस कंडेंस्ड है तो ये खुला हुआ है, तो यहाँ पर इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अगर एक तरफ आप ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, सपोज कीजिए बहुत कंडेंस्ड है। अगर ये इतना कंडेंस्ड है, अगर ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है तो क्या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यूक्रोमेटिन क्योंकि ये लेस कंडेंस्ड है तो इसमें यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है। क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होता है तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल जो है साइलेंट होता है। जनरली बात हो रही है नॉर्मल केस की। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लाइट स्टेनिंग लेस कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन, दिस रीजन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन एंड कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कोडिंग जीन्स। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन दैट रिमेन कंडेंस्ड बिकॉज ऑफ इट्स कंडेंस्ड स्टेट ड्यूरिंग द इंटरफेस। दिस हेट्रोक्रोमेटिन इज जनरली बिलीव्ड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट। आप इस तरीके से समझिए, एक रस्सी है, रस्सी मतलब एक रोप है। ठीक है, अगर आप उस रोप को, अगर वो रोप मतलब खुली हुई सी है, ऐसे बीच में बंधी हुई सी होती है रोप, अगर रोप खुली हुई है तो आप वहाँ पर कोई भी चीज़ इजीली फिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन मतलब इजी फिट करने का यहाँ पर मतलब है ट्रांसक्रिप्शन वहाँ इजीली हो सकता है। ठीक है, अगर वही रस्सी बहुत ज़्यादा उलझी हुई है आपस में ही, ठीक है, तो क्या आप उसे खोल पाएंगे? आप उसे खोल भी नहीं पाएंगे इवन। ठीक है, खोलेंगे लेकिन टाइम लगेगा उसे खोलने में, तो ट्रांसक्रिप्शनली वो वहाँ रीजन क्या होगा? साइलेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इससे आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। आपको इतना समझ आ गया कि यूक्रोमेटिन जो है लेस कंडेंस्ड होता है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया कि हेट्रोक्रोमेटिन आपका क्या होता है? मोर कंडेंस्ड। ठीक है, तो देखिए अगर हम, ये हमारा एक हिस्टोन कोर है, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ। सपोज कीजिए ये आपका एक हिस्टोन कोर है, यहाँ पे अगर मैं एसिटाइलेशन कर दूँ, अगर हिस्टोन कोर पर मैं एसिटाइलेशन कर दूँ तो देखिए क्या होगा। देखिए हिस्टोन कोर की टेल पर, देखिए हिस्टोन कोर है, इसके यहाँ पर टेल निकले होते हैं जैसे आपको दिखा रखे हैं। ये हिस्टोन, ये जो ब्लू कलर में है ना, जैसे ये देखिए ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में टेल है। ठीक है, अगर ये टेल पर मैं, देखिए सुनिए, हिस्टोन कोर आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन है तो जो उसकी टेल भी होगी वो भी अमाइनो एसिड की होगी। तो उसके अमाइनो एसिड पर अगर मैं कोई मॉडिफिकेशन कर दूं, मॉडिफिकेशन इन द सेंस ऑफ मैं कहना चाह रही हूँ, अगर मैं एसिटाइलेशन कर देती हूँ, एसिटाइलेशन कर देती हूँ तो क्या होगा? देखिए आपको पता है एसिटाइल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा? हिस्टोन से, उस हिस्टोन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, इतना आपको पता है पहले से ही, और ये एक नेगेटिवली चार्ज है। तो हिस्टोन का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मीन्स काफ़ी हद तक हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, काफ़ी हद तक हो जाएगा। अब आपको पता है जो इस पर डीएनए लिपटा हुआ है, जो डीएनए बाइंड किया हुआ है हिस्टोन पर, वो नेगेटिवली चार्ज है। अब आप मुझे बताइए कि ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज डीएनए है और एसिटाइल ग्रुप इसीलिए, डीएनए इसीलिए बाइंड किया हुआ है क्योंकि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है। अब आप सोचिए एसिटाइल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज आ गया तो क्या डीएनए इजीली वहां बैठा रहेगा? भाई कोई आपका एक दुश्मन है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए, आपका दुश्मन सामने से आ गया, आपका दुश्मन सामने से आ गया तो क्या आप बैठे रहेंगे इजीली? नहीं, ये भी नेगेटिवली चार्ज है और आप भी नेगेटिवली चार्ज हैं, तो रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो जो ये डीएनए है वो क्या होगा? खुलेगा।
समझ रहे हैं आप? तो लेस कंडेंस्ड, तो यूक्रोमेटिन बनेगा, वो चीज़ लेस कंडेंस्ड होगी वहाँ पर। इतना बात आपको समझ आया? दोबारा सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हिस्टोन की टेल है, उस पर मॉडिफिकेशन हुआ। मैं पहले मॉडिफिकेशन की बात कर रही हूँ एसिटाइलेशन की। आपको पता है एसिटाइलेशन नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब नेगेटिवली चार्ज्ड और ऑलरेडी डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये दोनों आपस में रिपल्शन करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताइए मुझे। रिपल्शन करेंगे ना। अब ये दोनों रिपल्शन करेंगे तो क्या डीएनए इजीली बैठा रहेगा वहाँ पे? भाई वो वहाँ से उठ के चल देगा ना अपना कि भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो इसी तरीके से क्या होगा, वो यूक्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा, मीन्स वो रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा, वो खुल जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि डीएनए पहले टाइटली बाइंड था हिस्टोन से, अब वो खुलना लग जाएगा, ढीला होने लग जाएगा, बहुत लूज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पर अगर हम बात करें मिथाइलेशन की, अब देखिए ऑलरेडी आपका रिलैक्स्ड स्टेट में है, सपोज कीजिए, ठीक है। अब आपको रिलैक्स्ड स्टेट में, तो रिलैक्स्ड स्टेट में होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी इजीली हो जाएगा। आप देख के आए हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब सपोज कीजिए आपको ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है, तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए आप कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि हिस्टोन की टेल पर मिथाइलेशन ऐड कर दीजिए। क्या होगा अगर आप मिथाइलेशन ऐड करेंगे तो मिथाइलेशन से ये क्या है, ये कंडेंस्ड होने लग जाएगा आपका हिस्टोन, मतलब डीएनए फिर से दोबारा हिस्टोन से बाइंड करने लग जाएगा टाइटली। समझ आया आपको? कुछ नहीं, दोबारा सुनिए। आपका हिस्टोन कोर है, ठीक है, इसकी एक टेल है, ये हिस्टोन टेल, ठीक है। इस पे आपने मॉडिफिकेशन किया एसिटाइलेशन का। एसिटाइलेशन जब आपने किया तो एसिटाइल ग्रुप जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इतनी समझ आया? एसिटाइल भी नेगेटिवली चार्ज्ड है और जो ये डीएनए है ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेंगे। अब रिपल्शन करेंगे तो डीएनए क्या वहाँ बैठा रहेगा टाइटली? नहीं, वो उठ के वहाँ से चल देगा। तो मीन्स ये हल्का हल्का लूज होने लग जाएगा, ठीक है। आपको समझ आया ये चीज़? अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ मिथाइलेशन की। अब सपोज कीजिए ये लूज हो चुका है, ठीक है। अब लूज हुआ, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है, ठीक है, तो आप कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो आप मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे कि मिथाइलेशन कर दो। जब मिथाइलेशन होगा तो मिथाइलेशन होने से क्या होगा कि वो जो लूज था वो फिर से कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएगा। और उस कंडेंस्ड को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। लूज होने को क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। समझ आया आपको? अब कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू पे होते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ कौन से। पहले हम इसको पढ़ते हैं। एसिटाइलेशन रिमूव्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हिस्टोन, thereby decreasing the interaction of the N termini of histone with the negatively charged phosphate group of DNA। समझ आया कैसे डिक्रीज किया? क्योंकि ऑलरेडी एसिटाइल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है, तो वो भी नेगेटिवली चार्ज और डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो दोनों में रिपल्शन होगा तो डीएनए क्या है, लूज होना शुरू हो जाएगा वहां से, उसकी मीन्स वो खुलने लगेगा वहां से। एज अ कॉन्सिक्वेंस द कंडेंस्ड क्रोमेटिन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर दैट इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर लेवल ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। समझ आया आपको? मोर रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? यूक्रोमेटिन। द जीनो, अब यहां पर बात आ रही है मिथाइलेशन की। द जीनोम इज टाइटली कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटिन which needs to be loosened for transcription to occur. In order to halt the transcription of a gene, the DNA must be wound tighter. This can be done by modifying histone at certain site by methylation. ठीक है? Histone methyltransferase are enzymes which transfer methyl group from same as adenosyl methionine on to the lysine or arginine residue of the H3 and H4 histones. इतना समझ आया आपको? अब देखिए अगर आपको स्पेसिफिक देखनी है तो एसिटाइलेशन जो है होता है H3K4 पर, लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। मेन याद रखिएगा, लाइसिन और आर्जिनिन पर एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दो टाइप के होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, 2 टाइप्स के होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, एक होता है फैकल्टेटिव, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक होता है फैकल्टेटिव। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है, पहले तो ये कहाँ मिलता है? ये पेरीसेंट्रोमिक रीजन पर मिलता है। टीलोमर टीलोमेरिक रीजन पता है ना आपको? ये टीलोमेरिक रीजन होते हैं ये वाले, ठीक है। पेरीसेंट्रोमिक रीजन, ठीक है। एज वेल एज डिफरेंट लोकाई अलॉन्ग द क्रोमोजोम द कॉमन फीचर्स आर। अब इसके फीचर्स देखिए क्या क्या होते हैं। एक तो देखिए पहली बात हेट्रोक्रोमेटिन है तो कंडेंस्ड है, तो ये परमानेंटली कंडेंस्ड रहता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है। दूसरी बात, इनमें हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, यूजुअली डू नॉट कंटेन जीन्स। इट रेप्लिकेट लेट इन एस फेज। एस फेज में रेप्लिकेशन तो होगा लेकिन लेट होगा, लेट एस फेज में। एंड हैज अ रिड्यूस्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर वगैरह भी नहीं होती, ठीक है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो ये देखिए क्या होते हैं।
जो यूक्रोमेटिन का रीजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हेट्रोक्रोमेटिन के स्टेट में, दैट इज फैकल्टेटिव। ठीक है, दस फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन हैज द पोटेंशियल फॉर जीन एक्सप्रेशन। फैकल्टेटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन में तो पोटेंशियल होता ही नहीं है जीन एक्सप्रेशन का, ठीक है, लेकिन जो ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं उनमें पोटेंशियल होता है जीन एक्सप्रेशन का एट सम पॉइंट इन डेवलपमेंट, बट एंड इट कैन बी कंडेंस्ड और डीकंडेंस्ड डिपेंड ऑन द सेल टाइप। एग्जाम्पल बार बॉडी। बार बॉडी के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी कि बार बॉडी क्या होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बार बॉडी के बारे में। लेकिन आप इतना समझिए अभी तक जो हमने समझा है, देखिए एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होता है फैकल्टेटिव, दो तरह के हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। जो ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ठीक है, परमानेंटली कंडेंस्ड रहता है और ट्रांसक्रिप्शनली, अब कंडेंस्ड रहे तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, ये आप समझ रहे हैं आप लॉजिक। इसमें हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं डीएनए के और रेप्लिकेशन लेट एस फेज में होती है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है। फैकल्टेटिव अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो जो यूक्रोमेटिन का रीजन होता है कभी कभी वो कन्वर्ट हो जाता है हेट्रोक्रोमेटिन के स्टेट में, ठीक है। इनमें पोटेंशियल जो है होता है जीन एक्सप्रेशन का कुछ स्टेट पर, ये डिपेंड करता है सेल टाइप पर, ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा हम एक बार रिवाइज करते हैं उसकी समरी को। देखिए ये यूक्रोमेटिन है लेस कंडेंस्ड, बात एक क्रोमेटिन की हो रही है, अगर लेस कंडेंस्ड है तो यूक्रोमेटिन, अगर मोर कंडेंस्ड है तो हम कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम का कोड दिखा रखा है जो कि आपको पता है क्या होता है। तो हम अगर हम देखें तो ये लाइट स्टेनिंग है और लेस कंडेंस्ड पोर्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होंगे वो ट्रांसक्रिप्शनली ज़्यादातर साइलेंट होंगे अगर जनरल बेसिस पे अगर हम बात करें। अगर हम मिथाइलेशन कर रहे हैं तो कंडेंस्ड होगा, अगर एसिटाइलेशन कर रहे हैं, अगर एसिटाइलेशन हो रहा है तो क्या होगा, रिलैक्स्ड। आपको समझ में आ रहा है क्यों होगा, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है, अगर नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो जिसकी वजह से डीएनए क्या है, खुलने लगेगा धीरे धीरे। मिथाइलेशन ग्रुप क्योंकि मिथाइलेशन ग्रुप जो है क्या करेगा, आपके अगर सपोज कीजिए खुला हुआ है, अब उसे बाइंड करने की जरूरत है तो आप उसे मिथाइलेशन कर दीजिए। अच्छा, अब कौन से मिथाइलेशन से करेंगे, हिस्टोन मिथाइलेज होता है एंजाइम, उससे मिथाइलेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हिस्टोन एसिटाइलेज एंजाइम होता है जिससे क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन हो जाता है। अगर एसिटाइल रिमूव करना हो तो हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम होता है जिससे कि आप रिमूव कर सकते हैं एसिटाइलेशन को, ठीक है। इतना समझ आया आपको। और कौन से अमाइनो एसिड पे होते हैं, हिस्टोन टेल के आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। अब टू टाइप की हेट्रोक्रोमेटिन हमने देखी, एक होती कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होती फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स जो हमेशा एक्सप्रेस हो, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, परमानेंटली कंडेंस्ड रहते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। पहली बात, हाईली रेपिटेटिव, ये ध्यान रखिएगा, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है डीएनए का इनमें, और रेप्लिकेशन लेट एस फेज में होता है और लेस फ्रिक्वेंसी होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। फैकल्टेटिव मीन्स कभी कभी, तो जो यूक्रोमेटिन का रीजन है कभी कभी क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हेट्रोक्रोमेटिन के स्टेट में, लेकिन इनमें पोटेंशियल होता है जीन एक्सप्रेशन का। समझ रहे हैं आप, इनमें तो पोटेंशियल नहीं है जीन एक्सप्रेशन का, लेकिन इनमें पोटेंशियल होता है जीन एक्सप्रेशन का, लेकिन ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पर, ठीक है, कि किस टाइप का सेल है और कब जीन एक्सप्रेशन होना है। एग्जाम्पल बार बॉडी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पर। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ये जो मटेरियल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।